Hello guys, welcome to our channel CP Sharma classes. Now we will discuss about Lepidodendron. Lepidodendron में हम पढ़ेंगे इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, इसका जो क्लासिफिकेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और जो इसकी रूट, स्टेम, लीव्स और जिसका कौन होता है उसको हम कौन कौन से फॉर्म जेनेरा में इसकी स्टडी करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होता है यानी क्लासिफिकेशन। इसका जो डिवीजन होता है वो लेपिडोफाइटा होता है, ठीक है। इसको क्लास लिगुलोप्सिडा में रखा गया है तथा इसका जो ऑर्डर होता है लेपिडोडेंड्रल्स होता है। अब हम लेपिडोडेंड्रल्स जो इसका ऑर्डर होता है इसके एक दो करेक्टर्स देख लेते हैं। पहला करेक्टर होता है लेपिडोडेंड्रल्स का ट्री लाइक स्पोरोफाइट, यानी जो इसका तना होता है, वृक्ष होता है, मेन प्लांट बॉडी होती है वो ट्री लाइक स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। दूसरा है कैम्बियम द्वारा संचालित द्वितीयक वृद्धि का पाया जाना, यानी जो कैम्बियम होता है उसके द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो इसमें होती है। पत्तियां होती है लघुपर्णी होती है और लीव्स में लिगुलेट होती है, ठीक है। अब हम देखें जो इसका फैमिली होती है वो लेपिडोडेंड्रेसी होती है। इसकी फैमिली होती है लेपिडोडेंड्रेसी। फैमिली के लास्ट में हम लगाते हैं एसी और एल्स लगाते हैं ऑर्डर के लास्ट में। डिवीजन के लास्ट में हम फाइटा लगाते हैं, ठीक है गाइज। अब देखते हैं लेपिडोडेंड्रेसिस की जो फैमिली होती है उसके करेक्टर्स। इसका जो तना होता है वायवीय और शाखित होता है। शाखाओं के शीर्ष पर जो स्ट्रोबिलस यानी कॉन्स पाए जाते हैं, स्ट्रोबिलाई पाए जाते हैं। मुख्य तने एवं इसकी शाखाओं पर ट्रंक स्थायी पर्णाधार चिन्ह होते हैं और सर्पिल रूप में पत्तियां इसमें पास पास पाई जाती हैं, यानी लीव्स होती है जो सर्पिल रूप में पाई जाती है और पास पास पाई जाती है। इसका जो जीनस होता है वो है लेपिडोडेंड्रोन। अब देखते हैं जो ये प्लांट है इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी अपर डिओनियन काल में, यानी अपर डिओनियन पीरियड था उसमें लेपिडोडेंड्रोन की उत्पत्ति हुई थी। और लेपिडोडेंड्रोन है विलुप्त कौन से काल में हुए, ये परमियम काल में के लास्ट तक ये विलुप्त हो गए, ठीक है। ये टेरिडोफाइटा फॉसिल है, ये फॉसिल ऑफ टेरिडोफाइटा है, ठीक है गाइज। अब देखते हैं जो ये इसका प्लांट बॉडी होता है वो ट्री लाइक स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी होता है इसमें जो होता है स्पोरोफाइट। हम देखते हैं जो इसका प्लांट होता है उसकी हाइट होती है लगभग 30 मीटर के लगभग, ठीक है। उसका जो बेस होता है उसका डायमीटर, जो ये बेस है इसका डायमीटर लगभग 2 मीटर होता है। बेस का डायमीटर लगभग 2 मीटर होता है और इसकी हाइट होती है लगभग 30 मीटर। इसका जो शीर्ष होता है यानी अपर पार्ट जहाँ पर लीव्स वगैरह पाई जाती है वहाँ पर एक क्राउन ऑफ लीव्स बन जाता है, यानी पत्तियों का मुकुट जैसा बन जाता है। पत्तियां चक्रीयकार रूप में यहाँ पे व्यवस्थित हो जाती है और क्राउन ऑफ लीव्स यानी शीर्ष पर एक पत्तियों का मुकुट सा बन जाता है, ठीक है गाइस। यानी ये शाखाएं आगे जाकर एक पत्तियों में पत्तियों की एक चक्रीकार संरचना बनाती है जो एक क्राउन के लायक दिखती है, तो इसे हम कह सकते हैं क्राउन ऑफ लीव्स, ठीक है। मुकुट के आधारीय सिरे पर इसका बारंबार शाखन होता है, यानी जो ये शाखाएं होती हैं इनका बारंबार शाखन होता है, यानी ये विभाजित होती रहती है और एक मुकुट जैसी संरचना के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं इसके ट्री के बारे में। इसके ट्री में जो ये है लीव्स ये क्राउन के रूप में इकट्ठी रहती है तथा जो लीव्स हैं वहाँ पर स्ट्रोबिलाई पाए जाते हैं, यानी जो कौन होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। ये इसका स्टेम है और जो इसका रूट सिस्टम है ये है। हम देख चुके हैं कि इसकी हाइट लगभग 30 मीटर के लगभग होती है। अब हम देखें कि जो ये प्लांट है इसकी स्टडी हम कौन कौन से फॉर्म जेनेरा में करते हैं, ठीक है। इसके जो रूट होती है उसको हम स्टिंगमेरिया कहते हैं, यानी स्टिंगमेरिया फॉर्म जेनेरा में इसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। इसके स्टेम को कहते हैं हम लेपिडोडेंड्रोन। इसकी जो लीव्स होती है उसको लेपिडोफाइलम कहते हैं, ठीक है। और जो इसका कौन होता है यानी स्ट्रोबिलस होता है उसको लेपिडोस्ट्रोबिलस कहते हैं। जो इसकी ये लीव्स हैं इसे लेपिडोफिलम कहेंगे हम लीव्स को, ठीक है। जो इसका कौन होगा उसको हम लेपिडोस्ट्रोबिलस कहेंगे, स्ट्रोबिलाई को, ठीक है। इसका स्टेम है, स्टेम को हम कहेंगे लेपिडोडेंड्रोन कहेंगे, ठीक है। जो इसका रूट सिस्टम होगा उसे स्टिंगमेरिया रूट सिस्टम कहेंगे, स्टिंगमेरिया सिस्टम, यानी रूट होती है उसकी स्टडी हम स्टिंगमेरिया फॉर्म जेनेरा में करते हैं, ठीक है गाइज। अब हम पढ़ते हैं स्टिंगमेरिया के बारे में, यानी इसकी जो रूट सिस्टम होता है लेपिडोडेंड्रोन का रूट सिस्टम होता है उसकी स्टडी हम स्टिंगमेरिया फॉर्म जेनेरा में करते हैं, ठीक है। जो
लेपिडोडेंड्रोन है उसकी रूट की स्टडी सबसे पहले की थी स्टेनबर्ग ने। स्टेनबर्ग ने लेपिडोडेंड्रोन की जड़ का वर्णन स्टिंगमेरिया फाइकोडिस फॉर्म जेनेरा के रूप में किया था। यानी जो सर्वप्रथम जो इसकी रूट सिस्टम है उसकी स्टडी स्टेनबर्ग ने 1920 में स्टिंगमेरिया फाइकोडिस नामक कूटवंश, यानी कूटवंश को हम कहते हैं फॉर्म जीनस के अंतर्गत किया था। जो इसकी ये रूट्स होती है ये डाइकोटोमसली ब्रांचड होती है, ठीक है, यानी ये द्विशाखित विभाजित होती है, ठीक है। राइजोफोर से ये डेवलप होती है, ठीक है। जो इसकी रूट यानी स्टिंगमेरिया होती है वो डाइकोटोमसली ब्रांचड होती है और राइजोफोर से डेवलप्ड होती है। रूट होती है ये बार बार शाखन करती रहती है, यानी डाइकोटोमसली विभाजित होती रहती है ये, और अंतिम सिरों तथा शाखाओं पर अनेक लेटरल अपेंडेजेज सर्पिल रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं लास्ट में, जिन्हें हम कहते हैं स्टिंगमेरिया रूटलेट्स। यानी ये विभाजित होते जाएगी दो में, लास्ट में एक सर्पिल लेटरल अपेंडेजेज बन जाएंगे इसमें, उन्हें हम कहेंगे स्टिंगमेरिया रूटलेट्स, ठीक है, SRL स्टिंगमेरिया रूटलेट्स। जो स्टिंगमेरिया रूटलेट्स होते हैं उनमें रूट हेयर्स नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखने की बात है। जो स्टिंगमेरिया रूटलेट्स होते हैं उनमें रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं, जबकि जो नॉर्मल रूट होती है इसकी उसमें रूट हेयर पाए जाते हैं। दो वैज्ञानिक थे, एक था फ्रैंकबर्ग और दूसरा था एगल्ट। उन दोनों के अनुसार क्या है कि स्टिंगमेरिया जड़ों की उपस्थिति लेपिडोडेंड्रेसी कुल की प्रमुख विशेषता है। यानी जो स्टिंगमेरिया जड़ होती है वो लेपिडोडेंड्रेसी फैमिली की एक प्रमुख विशेषता है, यानी एक मेन फीचर हो गया इसका। ये है फ्रैंकबर्ग और एगर्ट के अनुसार, इन्होंने बताया था 1969 में। अब हम देखते हैं स्टिंगमेरिया की जो रूटलेट्स होती है उसके करेक्टर्स, रूट के समान कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं। जो स्टिंगमेरिया रूटलेट्स होते हैं उनमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं जो नॉर्मल रूट के इक्वल होते हैं। यानी जो लेपिडोडेंड्रोन की नॉर्मल रूट और स्टिंगमेरिया रूटलेट्स के अंदर कौन कौन सी समानताएं हैं। पहला है एंडोजीनियस ओरिजिन, यानी अंतर्जात उत्पत्ति, दोनों की एंडोजीनियस ओरिजिन होती है। दूसरा है डाइकोटोमसली ब्रांचड, दोनों डाइकोटोमसली ब्रांचड होते हैं। तीसरा है वेस्कुलर स्ट्रैंड के प्राथमिक ऊतकों का व्यवस्था कर, ये तो हो गई इनकी समानता। बट एक डिफरेंस है मेन कि स्टिंगमेरियन रूटलेट्स हैं और जो लेपिडोडेंड्रोन की रूट है दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस है कि स्टिंगमेरिया रूटलेट्स में जो रूट हेयर्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, जबकि नॉर्मल रूट है इसकी उसमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्टिंगमेरियन रूटलेट्स के करेक्टर्स जो लीव्स के इक्वल होते हैं, यानी जो पत्तियों के समान कौन कौन से स्टिंगमेरिया रूटलेट्स में करेक्टर्स हैं। पहला करेक्टर है इसका पर्ण विन्यास के समान ही इनकी सर्पिलाकार में उत्पत्ति होती है, यानी इसका ओरिजिन जो लीव्स होती है उनके पर्ण विन्यास के समान ही इनकी सर्पिलाकार क्रम में उत्पत्ति होती है। यानी जो रूटलेट्स होते हैं वो रूट्स के डाइकोटोमसली ब्रांचड होने से लगातार डाइकोटोमसली ब्रांचड होगी, फिर लास्ट में लेटरल अपेंडेज बन जाएंगे, ठीक है। ये जैसे रूट है इसकी लगातार डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होगी, ठीक है गाइज। बाद में जाके यहाँ पे क्या होगा कि इसमें कुछ लेटरल अपेंडेजेज बन जाएंगे जो कहलाते हैं हमारे स्टिंगमेरियन रूटलेट्स। तो इनकी भी उत्पत्ति वैसे ही हो रही है जैसे लीव्स के पर्ण विन्यास में होती है लीव्स की, ठीक है। पहला है इनकी ओरिजिन पे हो गया ये। दूसरा है कि जो इसका स्टेल होता है उसमें लीफ गैप्स पाए जाते हैं, यानी जो स्टिंगमेरियन रूटलेट्स का स्टेल यानी रंभ, ठीक है, और जो स्टिंगमेरियन रूटलेट्स हैं और जो लीव्स हैं दोनों के स्टील में लीफ गैप्स पाए जाते हैं। लीफ गैप्स के समान अंतरालों का पाया जाना, यानी जो स्टील में लीफ गैप्स के समान अंतराल पाए जाएंगे स्टिंगमेरियन रूटलेट्स में, जो पत्तियों में भी पाए जा रहे हैं और स्टिंगमेरियन रूटलेट्स में भी पाए जा रहे हैं। अब एक थ्योरी दी थी
लोबेक और स्कॉट ने थ्योरी किसके आधार पर दी? उन्होंने इन 2 पॉइंट्स के आधार पर, पहला पर्ण विन्यास के समान ही इसकी सर्पिलाकार क्रम में उत्पत्ति और स्टील में लीप गैप्स के समान अंतरालों का पाया जाना। इस 1 और 2 पॉइंट के आधार पर लोबेक और स्कॉट ने एक अवधारणा दी। ठीक है, इन्होंने एक अवधारणा दी और इनकी अवधारणा थी स्टिंगमेरियन रूटलेस। वस्तुतः एक विशिष्ट प्रकार की पत्तियां कही जा सकती है जो कि प्रकंद यानी लीफ बियरिंग स्टेम होता है, उसे हम प्रकंद कहते हैं। लीफ बियरिंग स्टेम होता है, उसे हम प्रकंद कहते हैं, पर उत्पन्न होती है। यानी इन जो लोबेक और स्कॉट था, उसने अवधारणा में क्या कहा कि जो स्टिंगमेरियन रूटलेट्स हैं वो एक विशिष्ट प्रकार की पत्तियां कही जा सकती है जो प्रकंद पर उत्पन्न होती है। तो इन्होंने बेसिस क्या माना इसका? एक तो ओरिजिन को बेसिस लिया था कि सर्पिलाकार क्रम में इन दोनों की उत्पत्ति होती है और इनमें लीफ गैप्स पाए जाते हैं। ये 2 बेसिस थे इसके। अब दूसरा एक थ्योरी और दी थी, गोयबेल और बावर ने दी थी। गोयबेल और बावर ने अपनी थीसिस में क्या बताया? उन्होंने बताया कि ये स्वतंत्र उत्पत्ति के अंग है जो कि जड़ों एवं पर्ण दोनों से समानता प्रदर्शित करते हैं। यानी ये स्वतंत्र उत्पत्ति के अंग हैं जो रूट और लीव्स दोनों से समानता दर्शाते हैं। ठीक है गाइस, तो पता चल रहा है इससे क्या? तो इसने बताया कि जो ये स्टिंगमेरियन रूटलेट्स हैं वो रूट के इक्वल भी है और लीव्स के इक्वल भी है। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टिंगमेरियन रूट्स की। इसकी एनाटॉमी को हम पढ़ सकते हैं एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, स्टील और पेरिड्रम, इनमें डिवाइड करके इसकी स्टडी कर सकते हैं हम। इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो बाहर की लेयर होती है और क्या होता है कि इसमें एक पेरिड्रम लेयर बनती है। इसमें पेरिड्रम लेयर बनती है और पेरिड्रम लेयर बनने की वजह से जो इसकी एपिडर्मिस होती है वो जल्दी नष्ट हो जाती है। दूसरा है इसमें जो कॉर्टेक्स भाग होता है वो 2 प्रकार से बांट सकते हैं उसको। पहला होता है हाइपोडर्मिस, यानी बाहर वाली जो थिन सेल्स होती है, जो बाहर की थिन सेल्स होती है उनके द्वारा एक थिन वाल का निर्माण किया जाता है और वो होती है हाइपोडर्मिस। ठीक है, दूसरा होता है अपना मेन कॉर्टेक्स, यानी मेन कॉर्टेक्स होता है ना वो वल्कुट। मेन कॉर्टेक्स को हम बांट सकते हैं आउटर कॉर्टेक्स में, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में। ठीक है गाइस, यानी एपिडर्मिस में बांटा, फिर बांटा इसे कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स को हाइपोडर्मिस और मेन कॉर्टेक्स में बांट सकते हैं। हाइपोडर्मिस क्या होता है कि जो थिन सेल्स होती है उनके द्वारा एक वाल बनाई जाएगी, थिन सेल्स के द्वारा एक वाल बनाई जा रही है, उसको हम कह रहे हैं हाइपोडर्मिस। और दूसरा है मेन कॉर्टेक्स। मेन कॉर्टेक्स को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला है आउटर कॉर्टेक्स, दूसरा है मिडिल और तीसरा है इनर कॉर्टेक्स। अब हम देखते हैं इसकी स्टील के बारे में। जो स्टील होती है ये लगभग साइफोनो स्टील होती है इसकी। ठीक है, और इसमें जो एंडार्क पाया जाता है, जो स्टील होती है उसका प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम में कोई डिफरेंस नहीं होता और इसमें जो आंतरिक जाइलम का टिश्यू में स्पाइरल थिकनिंग देखी गई है। ठीक है, इसमें मज्जा होती है, पित्त होती है, उसके चारों ओर वेस्कुलर सिस्टम होता है और मज्जा होती है वो केंद्रीय भाग में पाई जाती है। ठीक है, एक बात और, जो स्टिंगमेरियन जड़ों की आंतरिक संरचना में जो मज्जा होती है यानी पित्त होती है उसके चारों ओर वेस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, जिसकी अधिकांश कोशिकाएं प्रायावस्था में मतलब स्टेट ऑफ डीजनरेशन को प्राप्त कर चुकी है। अंत में क्या होता है कि इन स्थानों पर रंभ खोखला दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके पेरिड्रम के बारे में। वल्कुट क्षेत्र की कुछ जो कोशिकाएं होती है द्वितीयक वृद्धि के पश्चात विभोज्यता की प्रवृत्ति धारण करके कोर कैम्बियम का निर्माण करती है, जिसके द्वारा भीतर की ओर द्वितीयक वल्कुट और बाहर की ओर कोर्क का निर्माण होता था। ठीक है, जो वल्कुट क्षेत्र की जो कुछ सेल्स होती हैं वो द्वितीयक वृद्धि करती है और कोर कैम्बियम बनाएगी और कोर कैम्बियम बनाएगी तो द्वितीय वल्कुट एवं बाहर की ओर कॉर्क का निर्माण होता है। अंदर की ओर तो ये द्वितीयक वल्कुट बनाती हैं और बाहर की ओर कॉर्क बनाती है। आगे का हमारा टॉपिक है लेपिडोडेंड्रॉन। जो
लेपिडोडेंड्रोन है उसके स्टेम होता है, उसको हम लेपिडोडेंड्रोन कहते हैं, ठीक है। स्कॉट के अनुसार, एक साइंटिस्ट था स्कॉट, उसके अनुसार जो ये लेपिडोडेंड्रोन है उसका स्टेम है वो सुदृढ़, परिपुष्ट एंड सिलेंड्रिकल होता है। इसकी जो हाइट होती है लगभग 30 मीटर की हाइट होती है, और इसकी जो बेस होता है उसका डायमीटर होता है लगभग 2 मीटर, ठीक है। इसकी जो शाखाएं होती है वो डाइकोटोमसली ब्रांचड होती है, ठीक है। और जो इसका शीर्ष होता है, जो एपिकल अपेक्स पार्ट होता है इसका, वो एक अम्ब्रेला लाइक शेप का हो जाता है, यानी जो पत्तियों से एक मुकुट क्राउन के रूप में होता है वो अम्ब्रेला लाइक एक छतरी जैसा बन जाता है, ठीक है। अंतिम शाखाओं पर चक्रिकाकार क्रम में पत्तियां होती है, वो व्यवस्थित होती है, और पत्तियां सूच्याकार होती है, ठीक है। ओवल शेप होती है इनकी पत्तियां, रेखीय विन्यासित होती है, ठीक है। पर्णों के गिर जाने पर तने पर चिरस्थायी पर्णाधार, ठीक है, दिखाई देते हैं। यानी जो इसकी लिप्स अगर गिर जाती है तो जो इसका तना होता है उस पर चिरस्थायी पर्णाधार होते हैं। टेक्सोनोमिकल आइडेंटिफिकेशन का इसका प्रमुख लक्षण है पर्णाधारों की आकृति व विन्यास, ठीक है। मेन इसका टेक्सोनोमिकल कैरेक्टर है पर्णाधारों की आकृति एवं विन्यास। इसका जो विन्यास है और पर्णाधारों की आकृति है वो टैक्सोनॉमी का आइडेंटिफिकेशन का प्रमुख लक्षण है इसका, ठीक है। एक साइंटिस्ट था थॉमस के अनुसार, ठीक है, साइंटिस्ट थॉमस के अनुसार तने व इसकी शाखाओं के अग्रस्त सिरे पर कोन का विकास होता था। जो लेपिडोडेंड्रोन है उसमें तने व शाखाओं के अग्रस्त सिरों पर कोन और स्ट्रोबिलाई, जिसके मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कह सकते हैं हम, उनका विकास होता था, उनका डेवलपमेंट होता था इसकी तने और शाखाओं के अग्रस्त सिरे पर। अब देखते हैं इसके स्टेम यानी लेपिडोडेंड्रोन के स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इसकी स्ट्रक्चर में जो बाहर की लेयर है वो है इसकी पेरिड्रम, इसमें ये पाया जाएगा फेलोजन, ठीक है, इसमें पाया जा रहा है फेलोजन। आउटर कोर्टेक्स ये है इसका मिडिल कोर्टेक्स, ठीक है, मिडिल कोर्टेक्स में पाए जा रहे हैं लीफ गैप। ये है इसका फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम कम पाया जाता है इसमें। ये पाया जाएगा इसका सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, ये पाया जा रहा है इसका प्राइमरी जाइलम, और ये पाई जा रही है इसकी मिक्सड पिथ, पिथ होती है ना मिक्सड पिथ, ये है इसकी। अब हम प्रत्येक के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। पहले देखते हैं पेरिड्रम और इसके सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बारे में। जो इसकी इनर स्ट्रक्चर होती है उसमें पेरिड्रम, लेपिडोडेंड्रोन और ट्री लाइक लाइकोपोड्स, ठीक है, इसका जो पेरिड्रम है वो लेपिडोडेंड्रोन और ट्री लाइक जो लाइकोपोड्स होते हैं उनका प्रमुख करैक्टर होता है, ठीक है। जो पेरिड्रम होता है यह तने का मुख्य सहायक ऊतक होता है, तथा जो पेरिड्रम होता है उसका निर्माण बाहरी वलकुट कोशिकाओं की विभेद्यता की प्रवृत्ति बनने के कारण होता है, ठीक है। जो इसकी बाहरी वलकुट की कोशिकाएं हैं वो विभेद्योतक प्रवृत्ति होती है उनकी, और विभेद्योतक प्रवृत्ति होने के कारण कार्क कैम्बियम की सक्रियता के फलस्वरूप, यानी कार्क कैम्बियम की एक्टिवेशन के फलस्वरूप पेरिड्रम बनती है। कार्क कैम्बियम की कोशिकाएं सक्रिय विभाजनों द्वारा अंदर और बाहर की तरफ द्वितीयक यानी सेकेंडरी टिश्यूज का निर्माण करती है, और बाहर की ओर ये क्या करती है कि सुबेरियन युक्त मोटी भित्ति वाली कॉर्क की सेल, और भीतर की ओर ये बनाती है द्वितीयक वलकुट की सेल्स का निर्माण करती है जो अरीय रूप में व्यवस्थित होती है, यानी रेडियल रूप में होती है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो पेरिड्रम होती है वो लेपिडोडेंड्रोन और ट्री लाइक लाइकोपोड्स का प्रमुख कैरेक्टर है, ठीक है। मेन पेरिड्रम होता है, यह जो स्टेम होता है इसका महत्वपूर्ण सहायक अंग होता है, और जो इसका निर्माण बाहरी वलकुट कोशिकाओं की विभेद्योतक की प्रवृत्ति के कारण बनने वाले कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता के फलस्वरूप होता है। अब क्या होता है कि जो कॉर्क कैम्बियम होता है वो सक्रिय विभाजन करेगा, विभाजन वो अंदर और बाहर दोनों तरफ करेगा, और सेकेंडरी टिश्यूज का निर्माण करेगा, द्वितीयक ऊतकों का निर्माण करेगा। बाहर की ओर ये बनाता है सुबेरियन युक्त मोटी भित्ति वाली कॉर्क की सेल, और भीतर की ओर ये बनाएगा अरीय भित्ति वाली द्वितीयक वलकुट की सेल्स का निर्माण करता है। जो इसका कॉर्टेक्स होता है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है आउटर कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मिडिल कॉर्टेक्स, तीसरा होता है इनर कॉर्टेक्स। जो इसका आउटर कॉर्टेक्स होता है यह है
होता है पतली भित्ति या मोटी भित्ति अरीय रूप से पाई जाएगी, या मोटी भित्ति युक्त टिश्यूज से बना होता है। आउटर कॉर्टेक्स में पतली भित्ति मोटी भित्ति भी हो सकती है अरीय रूप में, या ओनली मोटी भित्ति यानी थिक वाल टिश्यू होते हैं उनसे बना हो सकता है। एक साइंटिस्ट थे थोसस के अनुसार इन कोशिकाओं का जो प्रमुख कार्य है वो है फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाने का। दूसरा है मिडिल कॉर्टेक्स, यह कोमल व पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं का वृहत क्षेत्र होता है। जो मिडिल कॉर्टेक्स होता है यह होता है सॉफ्ट तथा थिन वाल वाली सेल्स होती है उनका वृहत क्षेत्र होता है। तीसरा होता है इनर कॉर्टेक्स, यह स्त्रावी क्षेत्र से घिरी भित्ति भाग तथा इस क्षेत्र की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती है, यानी ये थिन सेल्स वाली सेल्स होती है इनर कॉर्टेक्स में भी। देखा है कि जो कॉर्टेक्स होता है उसको तीन भागों में हमने बांटा था, आउटर, मिडिल और इनर में। आउटर पतली मोटी वाल या ओनली मोटी वाल से बना होता है। मेन कार्य होता है फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड बनाने का, ये कहा था ओनली थॉमस साइंटिस्ट ने, ठीक है। मिडिल कॉर्टेक्स में सॉफ्ट और पतली सेल्स होती है, और इनर कॉर्टेक्स होता है स्त्रावी सेल से घिरा हुआ होता है, और इस क्षेत्र की जो सेल्स होती है वो पतली भित्ति वाली होती है। अब देखते हैं अब इसके स्टील के बारे में। जो इसका तना होता है उसकी स्टील कैसी होती है। इसके तने के आधारीय भाग में तो होती है प्रोटोस्टील, और तने की ऊंचाई की ओर अग्रसर होने पर इसमें क्या होती है साइफोनोस्टील, यानी प्रोटोस्टील तो इसमें नीचे की ओर होगी, जबकि ऊपर जाते जाते प्रोटोस्टील साइफोनोस्टील में बदल जाती है। जैसे ये इसका तना है तो ये इसका बेस है, बेस में तो होगी प्रोटोस्टील, अगर ये जो ऊपर जाएगी तो ये साइफोनोस्टील में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। प्रोटोस्टील साइफोनोस्टील में कन्वर्ट हो जाएगी ऊपर जाने पर। ये मेन करेक्टर है इसकी स्टील का। तने के आधारीय भाग में प्रोटोस्टील, जबकि तने की ऊंचाई की ओर अग्रसर होने पर वह साइफोनोस्टील में कन्वर्ट हो जाती है। इसके केंद्रीय भाग में पित्त का विकास होता है, मिक्सड पित्त पाई जाएगी इसमें। वेस्कुलर स्ट्रैंड में जाइलम की वाहिनिकाओं के साथ जो मृदुतकीय सेल्स होती है वो प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। इसकी मेटाजाइलम वाहिनिकाओं में स्क्लेरिफ्रोम एवं प्रोटोजाइलम में स्पाइरल स्थूलन पाया जाता है, ठीक है। मेटाजाइलम वाहिनिकाओं में तो स्क्लेरिफ्रोम, जबकि इसकी जो प्रोटोजाइलम में होता है स्पाइरल स्थूलन। मेटाजाइलम वाहिनिकाओं में स्क्लेरिफ्रोम स्थूलन, जबकि इसकी प्रोटोजाइलम में सर्पिलाकार यानी स्पाइरल स्थूलन पाया जाता है। एक साइंटिस्ट दो थे, एगार्ट और कैनिमेटो। एगार्ट और कैनिमेटो ने क्या बताया कि जो ये होता है इसमें फ्लोएम की मात्रा कम होती है एवं यह सरल प्रकार का होता है। इसका जो फ्लोएम होता है वो सिंपल टाइप का होता है। इसकी संरचना आधुनिक लाइकोपोड्स सदस्यों के समान होती है। एगार्ट और कैनिमेटो ने बताया कि जो फ्लोएम होता है इसकी मात्रा इसमें कम होती है, यानी फ्लोएम कम पाया जाएगा। फ्लोएम होएगा सिंपल प्रकार का, और जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो जो प्रेजेंट टाइम में जो आधुनिक जो लाइकोपोड्स होते हैं सदस्य, लाइकोपोड्स के सदस्य हैं उनके समान थी। अब देखते हैं इसकी पित्त के बारे में। इसकी पित्त के बारे में बियर और हर्ट्स ने बताया था, और बियर और हर्ट्स ने बताया इसकी जो आंतरिक स्ट्रक्चर होती है, इनर स्ट्रक्चर होती है, इसमें 3 या 4 सेंटीमीटर क्षेत्र में मृदुतकीय सेल्स की अनेक पंक्तियों द्वारा जो मल्टी लेयर पित्त पाई जाती है, इसमें मल्टी स्क्लेरस पित्त पाई जाती है। तो ये देख लिया हमने इसके स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने देखा पेरिड्रम के बारे में। जो पेरिड्रम होती है ये मेन तने का सहायक उत्तक होती है, और पेरिड्रम होती है वो लेपिडेंड्रोन और ट्री लाइक लाइकोपोड्स का मेन करेक्टर होती है, ठीक है। दूसरा देखा हमने इसमें फेलोजन। फिर देखा इसका कॉर्टेक्स के बारे में। कॉर्टेक्स को 3 भागों में बांटा, आउटर, मिडिल और इनर, ठीक है। आउटर में थिक वाल भी हो सकती है, थिन भी हो सकती है, जबकि जो इनर और मिडिल होता है उसमें थिन वाल ही पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो आउटर वाल है इसमें थिक वाल पाई जा रही है। इसमें फ्लोएम पाया जाएगा। फ्लोएम होता है वो सिंपल टाइप का हो रहा है इसमें, ठीक है। जो इसका तना हो रहा है उसमें बेस पर
प्रोटोस्टिल पाई जा रही है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो वो साइफोनोस्टिल में कन्वर्ट होती जा रही है। ठीक है, इसमें जो पित्त पाई जा रही है वो 3 से 4 सेंटीमीटर में कुछ आ रही है, रेडियल रेखाएं सी बनती है, और मिक्सड पित्त पाई जा रही है इसमें। ठीक है, हमने देख लिया सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम के बारे में। अब हम देखते हैं जो लेपिडोडेंड्रोन है उसकी लीफ के बारे में। उसकी लीफ की आकृति कैसी है, वो लीफ पाई कैसी जा रही है। जो लीफ होती है वो तने के ऊपर डाइकोटोमसली शाखाओं के ब्रांचड होने से एक मुकुट क्राउन लाइक स्ट्रक्चर में पाई जाएगी, यानी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऊपर छतरी जैसी, और उनमें लिप्स पाई जाती हैं। ये आउल शेप भी हो सकती है और लीनियर भी हो सकती है इनकी शेप। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी लीफ के बारे में। इसकी लीफ की स्टडी लेपिडोफिलम फॉर्म जेनेरा में करते हैं। ठीक है, इसकी जो लीफ होती है उसका जो फॉर्म जेनेरा है वो है लेपिडोफिलम। ठीक है, तो लेपिडोफिलम में हम स्टडी करते हैं इसकी लीफ की, यानी इसकी पत्ती की। तो लेपिडोडेंड्रोन की लिगुलेट पत्तियों की स्टडी की जाती है इसमें, लेपिडोफिलम फॉर्म जेनेरा में करते हैं। यानी जो लेपिडोडेंड्रोन है उसकी जो पत्तियां उसमें लिगुलेट भी पाया जाएगा। ठीक है, ये लेपिडोडेंड्रोन तने की छोटी शाखाओं पर सर्पिलाकार क्रम में पाई जाती है। जो लेपिडोडेंड्रोन होता है उसका तना होता है, उसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेज निकले होती है, डाइकोटोमसली ब्रांचड होता है ये भी, तो इस पर सर्पिलाकार क्रम में पाई जाती है। इसकी पत्तियां सरल होती है, नियरली लीनियर होती है, और लगभग 1 से 20 सेंटीमीटर लेंथ की हो सकती है। इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में ओनली एक ही वेस्कुलर स्ट्रैंड पाया जाता है। मेन चीज ध्यान रखना है कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें ओनली एक ही वेस्कुलर स्ट्रैंड पाया जा रहा है। ठीक है, पर्ण के दोनों ओर स्टोमेटा पाए जा रहे हैं। ठीक है, जो इसकी लीफ है उसके दोनों ओर, यानी लेपिडोफिलम है उसके दोनों ओर स्टोमेटा पाए जा रहे हैं, और इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें एक ही वेस्कुलर स्ट्रैंड पाया जा रहा है। ठीक है, ये पत्तियां जब गिरती है तो इनके पिरामिड आकार के गद्दीनुमा व समचतुर्भुजी पर्णाधार यानी लीफ बेस तने पर ही रह जाते हैं। जब पत्तियां गिर जाती है तो इसके पर्णाधार हैं जो उसका तना है उस पर ही रह जाते हैं। लेपिडोडेंड्रोन में पर्णाधारों की लंबाई अधिक और चौड़ाई कम, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि इसकी जो पर्णाधार है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। ठीक है, अब देखते हैं जो इसकी लीफ है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। फ्लैट लीफ स्केयर, यानी जो ये फ्लैट लीफ स्केयर है उसके स्ट्रक्चर में देखते हैं हम। ये 3 बिंदुओं की छाप मौजूद होती है इसमें क्या होता है कि पेरिक्नोज और वेस्कुलर स्ट्रैंड ये होते हैं। तो पेरिक्नोज 2 होंगे और वेस्कुलर स्ट्रैंड ओनली 1 पाया जाता है। फिर बोल रहा हूं मैं कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसमें ओनली 1 वेस्कुलर स्ट्रैंड पाया जाता है। ठीक है, यानी फ्लैट लीफ स्केयर की स्ट्रक्चर में देखें तो 3 पॉइंट आएंगे। एक तो आएगा हमारा वेस्कुलर स्ट्रैंड, ओनली 1 वेस्कुलर स्ट्रैंड एंड 2 पेरिक्नोज। ठीक है, जो एक वेस्कुलर स्ट्रैंड होता है उसके दोनों ओर पाए जाएंगे पेरिक्नोज। ठीक है, 1 and 2 2 पेरिक्नोज पाए जाएंगे। वेस्कुलर स्ट्रैंड के दोनों ओर पेरिक्नोज पाए जाएंगे। ठीक है, पेरिक्नोज क्या होती है? पेरिक्नोज एक लाइक ही एरेनकाइमा होती है, यानी ये वायुतक सेल होती है, वायुतक। ठीक है, एक प्रकार की वायुतक सेल है पेरिक्नोज, जो सहवन बंडल के समानांतर कुछ दूरी तक आगे बढ़कर मीजोफिल सेल्स से मिल जाती है। ये क्या करती है कि ये एयर वाली सेल्स हैं, यानी जिन्हें हम कहेंगे एरेनकाइमा सेल्स। ठीक है, और ये वेस्कुलर बंडल के पैरेलल कुछ दूरी तक आगे बढ़ती है और मीजोफिल सेल्स होती हैं उनमें मिल जाती है। जो ये पेरिक्नोज होते हैं ये वायु को पत्तियों के भीतर लाने एवं वलकुट द्वारा इसे तने तक पहुंचाने में सहायक होती है। मेन कार्य है पेरिक्नोज का कार्य है ये वायु को पत्तियों के भीतर लाने एवं वलकुट द्वारा इसे तने तक पहुंचाने में सहायक होती है। अब देखते हैं पत्तियों के चिन्ह से उत्पन्न 2 पार्श्वीय कोण, यानी जो 2 लेटरल एंगल बनते हैं, स्थायी पर्णाधार के निचले व ऊपरी भाग को अलग करते हैं। जो पर्णाधार होता है स्थायी, उसके निचली और ऊपरी भाग को अलग करने का
जो होता है वो है लेटरल एंगल। लेटरल एंगल के द्वारा इसका जो पर्णाधार होता है उसके निचले और ऊपरी हिस्से को उसके आधार पर हम अलग अलग कर सकते हैं। अब देखेंगे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, लेपिडोफिलम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने पर बाहरी रूपरेखा इसकी ट्रायंगुलर दिखाई देती है, यानी त्रिकोणीय दिखाई देती है। ये देख रहे हैं हम, इसमें क्या होता है, ये लिगुल स्केयर होता है, ठीक है। ये होता है बंडल स्केयर और ये होते हैं लीफ स्केयर दोनों। ये एक वेस्कुलर स्ट्रैंड पाया जाएगा इसमें, एक इस वेस्कुलर स्ट्रैंड और दो पेरिकनोज पाए जाएंगे। पेरिकनोज वेस्कुलर स्ट्रैंड के फ्लैंक्ड ऑन आइदर साइड बाय पेरिकनोज। दिस इज वेस्कुलर बंडल इज फ्लैंक्ड ऑन आइदर साइड बाय पेरिकनोज, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर है, ठीक है। इसकी निचली सतह पर उपस्थित दो लंबवत पंक्तियों की खांचों में स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस किस में कर सकते हैं हम। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, मेसोफिल, ठीक है, एंड जो स्टिल है उसमें। अब देखते हैं इसकी एपिडर्मिस के बारे में। इसकी कोशिकाएं एक पंक्ति में व्यवस्थित होती थी एवं इसकी सतह पर अनेक रंध्र पाए जाते थे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये विलुप्त हो चुका है। ये प्लांट लेपिडोडेंड्रोन जो फॉसिल टेरिडोफाइटा है, ये लेपिडोडेंड्रोन वो विलुप्त हो चुका है, इसलिए थे लगा रहे हैं हम, ठीक है। जिसकी एपिडर्मिस क्या है, इसकी कोशिकाएं एक पंक्ति में व्यवस्थित होती थी एवं इसकी सतह पर अनेक स्टोमेटा पाए जाते थे। ये हो गया एपिडर्मिस। दूसरा है हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस है, ये दृढ़ोतकी सेल्स द्वारा निर्मित होती है और इस परत की सेल्स 6 से 8 पंक्तियों में पाई जाती थी। जो हाइपोडर्मिस है उसकी जो सेल्स होती थी वो 6 से 8 पंक्तियों में पाई जाती थी। रंध्र के स्थान पर दृढ़ोतक की जो सेल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते थे, ठीक है। अब देखते हैं इसकी मीजोफिल के बारे में। जो इसकी मीजोफिल होती है इसमें निम्न प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जो ये लिखी हुई है। 7 बंडल को घेरती हुई पतली भित्ति वाली सेल्स पाई जाती है। पॉलीगोनल सेल्स पाई जाएगी जो अनियमित रूप से व्यवस्थित होती थी। पॉलीगोनल सेल्स द्वारा निर्मित श्रृंखला के बीच बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाएंगे। मेन चीज है कि इसमें जो पॉलीगोनल सेल्स होती हैं उनके द्वारा जो एक श्रृंखला बनेगी उसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाएंगे और इसमें एक समान यूनिफॉर्म सेल्स द्वारा निर्मित जो पेलिसेड टिश्यू यानी खंभुत्तक होते हैं वो पाए जाएंगे। अब देखते हैं इसकी स्टिल के बारे में। वेस्कुलर बंडल को घेरे हुए संचरण उत्तक पाया जाता था। जो वेस्कुलर बंडल है उसको घेरे हुए एक संचरण उत्तक पाया जाता है इसकी स्टिल में। इसकी जो कुछ सेल्स होती है छोटी होती है और कुछ होती है चौड़ी। द्वितीयक स्तूलन युक्त होती है कुछ सेल्स, जबकि कुछ जो अदर सेल्स होती है वो पतली भित्ति वाली भी होती है। इसकी जो सेल्स के बारे में बताएं तो इसकी सेल्स छोटी भी होती है, चौड़ी भी होती है, द्वितीयक स्तूलन वाली भी होती है और कुछ सेल्स इसमें थिन भी होती है, पतली सेल्स भी होती है। समान बंडल में उपस्थित जाइलम उत्तक में पाई जाने वाली वाहिनिकाओं में सोपानवत यानी स्क्लेरिफॉर्म स्तूलन पाया जाता था। जो 7 बंडल में जाइलम उत्तक में पाई जाने वाली वाहिनिकाएं हैं उसमें स्क्लेरिफॉर्म स्तूलन पाया जाता था। यानी वेस्कुलर जो बंडल है इसका, इसमें जो जाइलम टिश्यू है, वेस्कुलर बंडल में जाइलम टिश्यू होगा और जाइलम टिश्यू में वाहिनिकाएं हैं। जाइलम टिश्यू में जो वाहिनिकाएं हैं उनमें स्क्लेरिफॉर्म स्तूलन पाया जाता है। देखते हैं लेपिडोस्ट्रोबिलस के बारे में। जो लेपिडोडेंड्रोन है उसके कोन को हम लेपिडोस्ट्रोबिलस कहेंगे, ठीक है। जो इसका कोन होता है यानी स्ट्रोबिलस होता है उसको हम लेपिडोस्ट्रोबिलस फ्रॉम जेनेरा में उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। यानी जो कोन होता है लेपिडोडेंड्रोन का उसे हम लेपिडोस्ट्रोबिलस भी कह सकते हैं। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो लेपिडोडेंड्रोन का कोन है उसकी स्टडी हम लेपिडोस्ट्रोबिलस फ्रॉम जेनेरा में करते हैं, ठीक है। लेपिडोस्ट्रोबिलस के बारे में अब देखते हैं। जो कोन होता है ये शाखाओं के अग्रस्त सिरों पर विकसित होता है और जो कोन होता है वो इलोंगेट होता है, ठीक है। इसका जो कोन होता है वो इलोंगेट होता है। दूसरा पॉइंट, जो ओडर लेपिडोडेंड्रेल्स है, ओडर लेपिडोडेंड्रेल्स है
के सदस्य होते हैं हेट्रोस्पोरस। ठीक है, हेट्रोस्पोरस का मतलब इनमें मेगास्पोर भी पाया जा रहा है और माइक्रोस्पोर भी पाया जा रहा है। ठीक है, यानी जो लेपिडोस्ट्रोबिलस है उसके वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो कोन होते हैं वो शाखाओं के आगे वाले सिरे पर पाए जा रहे हैं और ये इलोंगेट होते हैं। इन पौधों में बीजाणुपर्ण स्पोरोफिल्स, ठीक है, आवश्यक रूप से शंकुओं के रूप में व्यवस्थित होते थे। स्ट्रोबाइलस के केंद्रीय अक्ष पर अनेक सैवर्त क्षत्रियकार लिग्यूल युक्त बीजाणुपर्ण सर्पिलाकार और चक्रीयकार क्रम में व्यवस्थित पाए जाते थे। ठीक है, इनकी जो बीजाणुधानियां हैं बीजाणुपर्ण की ऊपरी सतह पर संपूर्ण तल से संलग्न रहती थी। इनकी जो बीजाणुधानियां हैं वो बीजाणुपर्ण की ऊपरी सतह पर बीजाणुधानियां बीजाणुपर्ण की ऊपरी सतह पर संपूर्ण तल से संलग्न रहती थी, यानी बीजाणुधानियां बीजाणुपर्ण की ऊपरी सतह पर चिपकी हुई रहती थी। ठीक है, बीजाणुपर्ण के ऊपरी मुड़े हुए भाग तथा बीजाणुधानियों के मध्य एक लिग्यूल उपस्थित था, जिसे हम ये स्ट्रक्चर होगी, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे लिग्यूल। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर होगी बीजाणुपर्ण के ऊपरी मुड़े हुए भाग तथा बीजाणुधानी के मध्य एक लिग्यूल प्रेजेंट होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिग्यूल। दिस इज लिग्यूल, लिग्यूल, दिस इज लिग्यूल, लिग्यूल एंड दिस इज लिग्यूल, राइट। तो हम देख सकते हैं कि ये है इसके जो लेपिडोडेंड्रॉन है उसका स्ट्रोबाइलस है। ठीक है, उसका उद्रग काट दिया हुआ है। इसके स्ट्रक्चर में ये बनाया हुआ है, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम और ये है मेगास्पोरेंजियम। जो ऊपर वाले बनते हैं वो होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, ऊपर बनेंगे वो होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, और नीचे जो बनेंगे वो होंगे मेगास्पोरेंजियम। यानी कोन के आधारी भाग में तो बनेगी मेगास्पोरोफिल और ऊपरी भाग में बनेगी माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, ये है, ये तो हो गई माइक्रोस्पोरोफिल और इसके अंदर जो स्पोर पाए जाएंगे उन्हें कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं वो असीमित संख्या में होते हैं, यानी बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। ये नीचे यानी आधारी भाग में पाए जा रहे हैं, ये होगी मेगास्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल में जो स्पोर्स पाए जाएंगे उन्हें हम कहेंगे मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम सीमित संख्या में ही पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, लेपिडोडेंड्रोन की अक्ष पर स्थित कुछ जो शंकु होते हैं वो अत्यंत विकसित अवस्था में पाए जाते थे। ठीक है, यहां तक कि इनकी प्रकृति बीज समान संरचना के निर्माण की अवस्था तक हो चुकी थी। इनके बीजाणुपर्ण में एक अशाखित सेवन स्ट्रैंड वेस्कुलर स्ट्रैंड प्रविष्ट होता था। एक साइंटिस्ट था थॉमस के अनुसार कुल लेपिडोकार्पेसी में मादा शंकु पाए जाते थे। ठीक है, तो थॉमस ने क्या बताया कि जो एक फैमिली है लेपिडोकार्पेसी और उस लेपिडोकार्पेसी फैमिली में मादा शंकु यानी फीमेल कॉर्न भी पाए जाते थे। थैंक यू गाइस। पैलियो बॉटनी का सारा कोर्स मेरी यूट्यूब चैनल सीपी शर्मा क्लासेस पर उपलब्ध है। यहाँ पर आप पैलियो बॉटनी का पूरा कोर्स देख सकते हैं, साथ में नीट और एमएससी का कोर्स भी मैं डाल चुका हूँ, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है गाइज, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल।